क्या हेलो भाई लोग, दिस इज नमन और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टाइम कॉम्प्लेक्स एनालाइज करने के लिए कुछ टिप्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको एक बार देख लो, ठीक है। क्या क्या टिप्स हैं जल्दी से बात कर लेते हैं। सो सबसे पहली टिप जो टाइम कॉम्प्लेक्स एनालाइज करने की, सबसे पहला कि सेपरेट लूप्स जो होते हैं, यानी कि अगर सेपरेट लूप, फर्क नहीं पड़ता फायर है वायर है कि फॉइल लूप है, ठीक है, कोई सा भी अगर सेपरेट लूप्स हैं कोड के अंदर तो हम कहेंगे कि उनको ऐड कर दो। सेपरेट का मतलब क्या है कि यार एक दूसरे के अंदर नहीं है, सेपरेट सेपरेट लिखे हुए हैं, तो हमेशा ऐड होने वाले हैं वो, ठीक है। दूसरी चीज, नेस्टेड लूप्स जो होंगे, नेस्टेड लूप्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। बट हाँ, कुछ केसेस ऐसे फंसेंगे जहां पे वो नहीं होंगे, बट यूजुअली यूजुअली तुम्हें जो देखने को मिलेगा कि नेस्टेड लूप हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको आप समझ ले, इसको हम समझेंगे भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तीसरी चीज जो है कि अगर फिक्स्ड इटरेशंस हैं, ठीक है, अगर फिक्स्ड इटरेशंस हैं, इफ फिक्स्ड इटरेशंस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ऑर्डर ऑफ वन, यानी कि कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉम्प्लेक्सिटी को, मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्सिटी बाय कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑर्डर ऑफ एन को इंटू टू कर दो तो भी वो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कुछ में कुछ ऐड भी कर दो तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड नीदर ऑन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो एक चीज और फाइनली कि अगर देयर आर रिकर्सिव कॉल्स तो काउंट कर लो और उनकी पावर पुट कर दो एन, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची का प्रोग्राम लिखूं तो फिबोनाची का प्रोग्राम कैसा होता है कि हम दो रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, फिबोनाची ऑफ n-1 की प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 की। याद करो, मैं फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ा था। तो यहाँ पे कितने कॉल्स हैं, दो कॉल्स हैं, तो हमने क्या करेंगे, 2 की पावर n, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये है कुछ टिप्स, एंड इसके बाद हम कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और एक क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक धमाकेदार गरम गरम क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। वीडियो को पॉज कर लो, टाइम ले लो, सोच लो। एक एक पॉज करना, एक दो तीन, सोच लिया, ठीक है, बिल्कुल सही। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एन क्या है, यहाँ पे एक इनपुट है। अभी अगर 10 होगा तो 10 तक लूप चलेगा, 11 होगा तो 11 तक लूप चलेगा, 100 होगा तो 100 तक लूप चलेगा। सो हम कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन, यानी कि वर्स्ट केस में ये एन टाइम्स चलेगा, ठीक है। सेकंड चीज जो हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है, सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे आएगा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पुट करता हूँ कि मान लो यार कि अगर मैं ऐसे ही इसके ठीक नीचे एक और ऐसा ही बना के रख दूं, जैसे कि इसको डाल देता हूँ। या मैंने क्या किया, मैंने एक और लूप लिया, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, एंड i प्लस प्लस फिर से मैंने कर दिया। अब मुझे बताओ कि अब इस ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस पूरे प्रोग्राम की कंबाइंड। सोचो, पॉज करो, 5 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, ठीक है, सोच लिया, बताता हूं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 2n, बट क्योंकि मैंने बताया था पहले कि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टेज द सेम, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। एक चीज और करेंगे, एक चीज और कर लेते हैं जल्दी से। क्या कि अगर मैं यहां पर लेट से कर देता हूं, इंस्टेड ऑफ n मैं यहां पर कर दूं, इस n को हटा देते हैं, मैं यहां पर कर देता हूं k, ठीक है, k कर दिया। अब मुझे बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, बोलो क्या, बोलो क्या, बोलो क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n प्लस k, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक सेपरेट लूप एंड ये वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक सेपरेट लूप, दोनों ऐड हो गए n प्लस k। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ k की जगह थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, और अगर मैं यहाँ पे k की जगह कर देता हूँ लेट्स से 10, अब क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वन लास्ट टाइम बता दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, बताने वाला हूँ, सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन। अगर यही बताया था तो बहुत बड़ी समझ में आ चुका है। क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिपेंडिंग अगर यहाँ पे फिक्स्ड इटरेशंस हैं। ये फिक्स्ड इटरेशंस क्या दिखा रहे हैं कि ये क्या है, एक कांस्टेंट केस है, ठीक है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का केस है। और ये क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। सेपरेट लूप्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड सेपरेट लूप्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, तो यानी कि यार मैं ऑर्डर ऑफ एन में कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मेक सेंस कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं।
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कॉल लग रहा है, कोई फंक्शन है फन, एंड मैंने यहाँ पे एक इंटीजर इसमें पास किया है, लेट्स से n, एंड ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 रिकर्सिव कॉल्स लगाए जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ 3 रिकर्सिव कॉल लगाए जा रहे हैं, एक n-1 एंड प्लस फंक्शन ऑफ n-2 एंड प्लस फंक्शन ऑफ n-3। अगर मैंने यहाँ पे कुछ बेस केस लगा रखा है, ये रिकर्शन का एग्जांपल है, होपफुली पता होगा, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगाया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टेक योर टाइम एंड मुझको जल्दी से बताओ। 1 2 3, बिल्कुल सही, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली है ऑर्डर ऑफ 3n। बहुत बढ़िया। अगर मैं एक काम और करता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा हुआ है i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू m या फिर r एंड i प्लस प्लस, एंड इसी के अंदर मैंने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक प्रोग्राम और लिखा हुआ है बढ़ाने के लिए, j इक्वल्स टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू c एंड j प्लस प्लस। ठीक है, ये दूसरा लूप। अब ध्यान से देखना कि अंदर जो लूप लगे हुए हैं, ठीक है, एक लूप के अंदर अगर कोई दूसरा लूप लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था पॉइंट में, मैंने बताया था कि अगर सेपरेट लूप्स हैं जो कि एक दूसरे के अंदर नेस्टेड लूप्स हैं, तो वो क्या होंगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे में। तो यानी कि पहले वाली की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? पहले वाली की होगी ऑर्डर ऑफ r, ठीक है, पहले वाली क्या होगी? ऑर्डर ऑफ r, और अंदर वाली लूप की क्या होगी? ऑर्डर ऑफ c। कह सकता हूं मैं? हाँ जी। तो यानी कि फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ r क्रॉस c। ठीक है, यहाँ पे r और c क्या है? वो वेरिएबल्स हैं जो कि अगर चेंज होंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ ना कुछ, मतलब बेस्ड ऑन इनके बेस पर ही टाइम कॉम्प्लेक्स निकल गया r क्रॉस c। ठीक है, ओके। आओ क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक फॉर लूप लगाया हुआ है, i इक्वल्स टू 1 एंड i इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड i इक्वल्स टू i प्लस 2। मैंने अगर ये कर दूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या आएगा? फर्क पड़ेगा? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर मैं ये कह देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या फर्क पड़ेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैं यहाँ पे i प्लस प्लस कर देता या i इक्वल्स टू i प्लस 1 कर देता, तो भी क्या रहती? ऑर्डर ऑफ n ही रहती। और अगर मैं i प्लस 2 कर दूं तो भी वही रहेगी। क्यों? बेसिकली इसका मतलब क्या है कि तुम 1 से 10 तक पहुंचने में पहले सिर्फ एक एक स्टेप ले रहे थे, अब दो दो स्टेप ले रहे हो, बट स्टिल तुमने i प्लस 2 करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कह सकते हो कि एक तरीके से आधा कर दिया है। आधा टाइम लगेगा, बट मैंने बताया था ना कि फर्क नहीं पड़ता आप किस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इग्नोर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेज द सेम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और सवाल करते समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैंने बोला इसको हटाते हैं, हटा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट गया। मान लेते हैं मैंने एक और नंबर लिखा, मैंने लिखा कि फॉर i इक्वल्स टू n, ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय 2। आप समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर बहुत स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल केस है। वीडियो को यहाँ पर देखा तो मैं बोनस मिल जाएगा। ये स्पेशल केस है तुम्हारा लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बना के देगी? लॉगरिथमिक, यानी कि लॉग ऑफ 2। कैसे बनेगी बताता हूँ, देख, लॉग ऑफ n, ये कैसे बनेगी? लॉग n बेस 2, बताता हूँ, देख। यहाँ पर क्या हो रहा है ना भाई कि तू n से स्टार्ट कर रहा है, मान ले n की वैल्यू 8 थी, ठीक है, तो अगले इटरेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? i/2, यानी कि 4 हो जाएगी, ठीक है, और अगले इटरेशन में 2 हो जाएगी, और अगले इटरेशन में 1 हो जाएगी। तो मेक सेंस, 1 2 3 इटरेशंस लगे हैं मेरे को ओवरऑल, और यहां से मेरे को क्या समझ में आया कि इन 3 इटरेशंस माय प्रोग्राम इज कंप्लीट। सिर्फ 3 इटरेशंस में मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि यार 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो इस तरीके से अगर मैं log 8 निकालूं बेस 2 करके, तो मेरे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गए ना log 8 बेस 2। तो हाँ, मैं वैसे ही कह सकता हूं कि log n बेस 2 ही मेरा क्या है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यानी कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n log बेस 2। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो इस पार्ट को फिर से देख लेना, ठीक है, वरना मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड एक काम और करते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा केस फंसता है जहां पे
चलो छोड़ो, इतना बहुत है आज के लिए। हम लोग इसका वीडियो एक और लेके आएंगे, तुम लोग कहोगे इन डिमांड तो फिलहाल तो इतना ही बहुत है आज के लिए। एंड मैं चाहूँगा कि तुम लोग चैट में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर बताना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर मैं लिख देता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन के मेरे को आंसर चैट में देना सभी लोग, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसके अंदर एक लूप है फॉर j इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू n एंड j इक्वल्स टू j इंटू 2, ठीक है। अगेन मैंने एंड में कुछ बताया था, मैं हिंट दे रहा हूं, मैंने एंड में कुछ बताया था, उस पर ध्यान देना। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्स निकालना चाहूं तो क्या होगी, ठीक है। सोच के बताना, पहला लूप कितना टाइम चल रहा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अंदर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बहुत ध्यान से सोचना, क्योंकि हर बार इंटू 2 कर रहा हूं तो एन तक पहुंचने में कितने इंस्ट्रक्शंस लगेंगे, कुछ आइडिया आ जाएगा इससे। मैंने अभी अभी पढ़ाया था। और बताना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है कि ऑर्डर ऑफ एन होगी, ऑप्शन बी है एन लॉग एन होगी, ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है लॉग एन होगी, सॉरी एन स्क्वायर होगी। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो और अंगार है।